गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का टेंसेस। टेंस का नाम सुनते ही छोटे छोटे बच्चों से लेकर 8वीं तक के बच्चे डर जाते हैं। सर हमको टेंस नहीं आता, टेंस भूल जाते हैं। तो आज हम आपको बहुत धीमे धीमे एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए आपको समझाते हैं। टेंसेस इसका मतलब होता है काल। परिभाषा आपसे कुछ पूछे तो आप बताएंगे काल एक क्रिया का रूप है। परिभाषा को इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि टेंस है एक रूप का क्रिया, यानी कि टेंस काल एक क्रिया का रूप है। अब ये समझिए कि टेंस की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, पढ़ने के लिए क्यों जरूरी है टेंस। टेंस का क्या करेंगे आखिर हम। तो टेंसेस के बिना अंग्रेजी भाषा पढ़ना असंभव कार्य है। पहली बात, टेंस के बिना अंग्रेजी पढ़ना असंभव कार्य है। दूसरा, टेंसेस के बिना अंग्रेजी समझना, बोलना और लिखना भी असंभव है। यदि हम अंग्रेजी में अच्छा करना चाहते हैं तो इट इज नेसेसरी टू रीड टेंसेस, लर्न टेंसेस। इसके बाद थर्ड है, हिंदी से अंग्रेजी बनाने में टेंसों का जानना जरूरी है। जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं, किसी भी कोई हमसे कहता है कि भैया वाक्य बनाओ, तो वाक्य बनाने के लिए हमें सबसे पहले टेंस याद आता है। फिर इसके बाद में अगला बिंदु है, इंग्लिश ग्रामर का आधार होते हैं टेंसेस। जैसे पौधे का आधार जड़ें होती हैं, मूल होते हैं, इसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं टेंस। हमें हर कदम पर अंग्रेजी भाषा में टेंसों की आवश्यकता है। इसलिए बच्चों टेंस को सीखना ही पड़ेगा। जो बच्चे जानते हैं उन्हें हमारा धन्यवाद है। जो कम जानते हैं वो ज्यादा जानने का प्रयास करें, और जो नहीं जानते हैं बिल्कुल, वो भी अपना ज्ञान बढ़ाएं और धीरे धीरे कोशिश करें कि वो टेंस बिल्कुल सही ढंग से सीख जाए। अब आपने जाना है बच्चों कि टेंसेस के भेद कितने होते हैं, टेंसों के प्रकार। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। जो टेंस अब चल रहा है, ये डॉट डॉट बता रहा है आपको, ये डॉट 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 का निशान, यानी कि अब चल रहा है। वर्तमान काल, जैसे टुडे है, वर्तमान काल में है। इसके बाद में आता है नंबर 2 पर पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो समय निकल गया है, यानी कि यस्टरडे, गुजरा हुआ दिन, बीता हुआ कल। तीसरा है भविष्यकाल। भविष्यकाल का मतलब आने वाला समय। एरो बता रहा है आगे आने वाला समय, ये एरो बता रहा है निकलने वाला समय। प्रेजेंट टेंस बता रहा है जो चल रहा है। इस तरीके से ये टेंसों के हमारे पास 3 भेद हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब आगे टेंसों का, और हाय स्टूडेंट्स, अब आप पढ़ने जा रहे हैं टेंसों की पहचान। कि जब पता है हमें कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तो तीनों में से कैसे अंतर करना है कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है। इसमें आपको चारों शाखाओं की एक सामान्य पहचान बता रहा हूं। प्रेजेंट टेंस के जो भी वाक्य आते हैं, उनके हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूं, हो। याद रखना है, प्रेजेंट टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूं और हो। जैसे वह अपना गृह कार्य याद करता है आ गया तो आप कह देंगे कि सर प्रेजेंट टेंस है। तुम आम खा रहे हो आ गया तो प्रेजेंट टेंस है। मैं पानी पी चुका हूं तो प्रेजेंट टेंस है। वे सोमवार से एक पेड़ काट रहे हैं
है आ गया, प्रेजेंट टेंस है। हम झूठ नहीं बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस है। क्या दीना एक मैच देख रहा है, प्रेजेंट टेंस है। तो इस तरीके से सबके पीछे कहीं है मुंह आ रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस की पहचान आपको दिख रही है। दूसरा है पास्ट टेंस, भूतकाल। भूतकाल में हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, या, ही, ये इस तरीके से आते हैं। था, थी, थे, आई की ध्वनि भी आ जाती है, तो आपको समझना है कि ये पास्ट टेंस है। जैसे भिखारी गांव में रहता था यानी कि पास्ट टेंस। वे पानी पी रहे थे, सोनू एक गीत गा चुकी थी, हम 3 बजे से एक कहानी लिख रहे थे, उसने मीठे फल खाए। ये सभी सेंटेंस हमें बता रहे हैं कि ये पास्ट टेंस है, यानी कि गुजरा हुआ समय है। इन सब में भिखारी गांव में रहता था यानी कि पहले रहता था, वे पानी पी रहे थे, भूतकाल, सोनू एक गीत गा चुकी थी, हम 3 बजे से कहानी लिख रहे थे, उसने मीठे फल खाए। ये सभी आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहे हैं, यानी कि इनमें जो कार्य हो रहा है वो गुजरे हुए समय का हुआ है। अब आप देखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जो काम होता है वो आने वाले समय का होता है। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। भविष्य काल उसे कहते हैं जो अभी आया नहीं है, यानी कि आने वाला है। आने वाला समय भविष्य काल होता है। इसकी हिंदी वाक्यों की पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी और गे, ये ध्यान रखिए। आगे भी आते हैं और वाक्य को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि कार्य अभी होगा, हुआ नहीं है। जैसे तुम कल जयपुर जाओगे, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, वे हमें एक किताब देंगे, हम अगले माह एक मकान बेच चुके होंगे। हम अगले माह एक मकान बेच चुके होंगे। ये सभी सेंटेंसों के अंत में गागे भी आ रहा है। आप ध्यान से इन्हें देखें, कापी में अपनी नोटबुक में लिखते चलें और याद भी करते चलें बच्चों, क्योंकि अब पढ़ाई जो ऑनलाइन आपको भेजी जा रही है, ये आपके घर पे बैठने से काम नहीं होगा। आप प्रतिदिन अपना नियम बनाएं, थोड़ा थोड़ा समय पढ़ाई को दें और अपना कार्य करते चलें। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, हिंदी के वाक्यों के अंत में गागी गे आता है। जैसे तुम कल जयपुर जाओगे, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, वे हमें एक किताब देंगे, हम अगले माह एक मकान बेच चुके होंगे। ये सभी वाक्य भविष्य काल के बारे में हमें बता रहे हैं, अर्थात अभी इनमें जो कार्य होना है वो आने वाले समय में होगा। तुम कल जयपुर जाओगे, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, वे हमें एक किताब देंगे, हम अगले माह एक मकान बेच चुके होंगे। ये सब टेंस फ्यूचर में। अब देखिए बच्चों, देखेंगे कि वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। कुछ बच्चों की बहुत बड़ी समस्या रहती है कि सर मैं टेंस जानता हूँ, नाम जानता हूँ, लेकिन मुझे वाक्य बनाना नहीं आता है। तो वो बच्चे ध्यान दें, जैसे एक वाक्य लिखा है, राम एक पुस्तक पढ़ता है। एक कमजोर बच्चे ने कहा सर मैं इसको बनाना जानता हूँ, उसने राम के नीचे राम लिख दिया, एक के नीचे के लिख दिया,
पुस्तक के नीचे बुक लिख दिया, पढ़ता है के नीचे रीड्स लिख दिया। क्या ये वाक्य सही है? नियम अनुसार ये वाक्य बच्चों सही नहीं है, क्योंकि टेंस का नियम इस तरीके से होता है। टेंस का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये सूत्र है, यानी कि आपको सबसे पहले टेंस का सूत्र याद रखना जरूरी है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसी वाक्य को हम बनाते हैं, तो इसको सही बनाने के लिए हमें ऐसे लिखना होगा, राम रीड्स ए बुक, यानी कि सब्जेक्ट राम और मेन वर्ब यहाँ पर रीड्स है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आती नहीं इस टेंस में, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया ए बुक। ईटीसी इसमें है नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सुनिए आप, हिंदी के वाक्य में कर्ता प्रथम स्थान पर कहाँ पे रहता है? हिंदी के वाक्य में कर्ता प्रथम स्थान पर, तथा अंग्रेजी के वाक्य में भी कर्ता प्रथम स्थान पर रहता है। जैसे दोनों ही वाक्यों में राम और राम समान है, यानी कि राम पहले है तो राम इंग्लिश में ही पहले, हिंदी में पहले तो इंग्लिश में पहले है। हिंदी के वाक्यों में क्रिया सबसे अंत में रहती है। जैसे पढ़ता है, ये क्रिया है बच्चों, ये पीछे पीछे आती है वाक्यों में। हिंदी के वाक्यों में क्रिया सबसे अंत में रहती है। उसे अंग्रेजी बनाते समय कर्ता के बाद लिखते हैं। जैसे राम के बाद लिखा रीड्स, तो क्रिया के बाद कर्म व अन्य शब्द लिखे जाते हैं। ए बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और कुछ इत्यादि में से है नहीं है, होता तो यहाँ जाता। हमें टेंसेस की आवश्यकता इसी कारण से होती है, क्योंकि हमें हिंदी के वाक्य में से वर्ब को दूसरे स्थान पर लाना होता है, ऑब्जेक्ट को तीसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है। अब ये सब बातें बच्चों आप जब वाक्य बनाएंगे ना, तब आपको याद आएंगी कि सर सही कह रहे थे कि हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए टेंस की जरूरत है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि टेंसों की आवश्यकता हमें हो गई। प्रत्येक टेंस की चार चार शाखाएं होती हैं। जैसे इंडेफिनिट टेंस, दूसरी कंटिन्यूअस टेंस, तीसरी परफेक्ट टेंस, चौथी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रत्येक टेंस में ये प्रेजेंट में होंगी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट लग जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से आप अगले लेसन में पढ़ेंगे वाक्यों में काम आने वाली चीजें, कर्ता, सहायक क्रियाएं, क्रियाएं, कर्म, ये सब मैं आपको सारणियों के माध्यम से धीमे धीमे समझाते हुए ले चलूंगा, और आप अपनी नोटबुक में इनको लिखते चलें, याद करते चलें। थैंक्स।